हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 27 अक्टूबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर पर बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कि अमेरिका के यानी कि USA के विदेश मंत्री हैं जो कि भारत आए हुए हैं। उनका नाम है माइक पॉम्पियो। तो माइक पॉम्पियो भारत आए हुए हैं, यहाँ पे ये बात की जा रही है। और CDS है विपिन रावत, जो आपको पता होना चाहिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नई पोस्ट जो बाद में क्रिएट की गई थी, ये उनका नाम भी यहाँ पे शामिल है। और है एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो भारत में हैं। तो आप याद रखिएगा रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, राजनाथ सिंह जी। आर से रा आप कुछ को रिलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है शांतिकाल नहीं, सेनाएं रहेंगी मुस्तैद। तो मतलब ये फुल बोल दिया गया है कि हम फुल एग्रेशन में रहेंगे। भारतीय सेनाएं पीछे हटने वाली भी नहीं है, किसी भी कीमत पर हटने वाली नहीं है। तो चाइना जो अपनी हरकतें हैं उससे बाज आ जाए चाइना, तो उस प्रकार का संकेत देने का प्रयास किया जा रहा है। माइक पॉम्पियो भी यहाँ पे आए हैं, तो एक प्रकार से US से समर्थन कर रहा है भारत को, चाइना की जो पॉलिसी है उसको लेकर के। तो ये सारे की सारी चीज़ें हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तीनों के तीनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक पॉम्पियो, CDS और रक्षा मंत्री, आपको नाम पता होना चाहिए भारत के कौन है वर्तमान में। पेज नंबर पर बात की जा रही है, एक और न्यूज़ है यहाँ पे। तो ये एक केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इनका नाम है दिलीप रे। दिलीप रे जी को 3 साल की सजा हो गई है। ये बड़ी ही एक बड़ी बात हो जाती है कि किसी केंद्रीय मंत्री को इस प्रकार से सजा हो जाना। तो ये 1999 का मामला था झारखंड का। यहाँ पर कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर के इस मामले में इनको भी सजा सुनाई गई है। CBI के विशेष कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई है। तो दिलीप रे जी का आपको नाम पता होना चाहिए। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, मतलब ज़्यादा चांसेस तो नहीं है लेकिन फिर भी पूछा सकता है कि किस पूर्व मंत्री को हाल ही में जेल हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूज़ को कवर किया है। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट है राजस्थान के संदर्भ में। सबसे पहली बात पता होना चाहिए, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा जिला के अंदर स्थित है। वागड़ रीजन आप जानते हैं, वहाँ पर है ये। तो बांसवाड़ा उसका जिला है। यहाँ पर क्या किया गया है, वेद विद्यापीठ के डिजिटल प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया गया है। तो इससे क्या होगा, ये जो अपनी पुराना जितना भी साहित्य जानकारी है, प्राचीन भारतीय वेद, उनके बारे में जानकारी हासिल हो सकेगी वेद विद्यापीठ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो इसका अभी लोकार्पण किया है राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने। तो इनका ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके बारे में प्रश्न पूछा भी गया है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। वेद विद्यापीठ का डिजिटल प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, प्रदूषण संबंधी न्यूज़ है यहाँ पे ये। तो ये बताया जा रहा है कि राजस्थान में जयपुर से भी ज़्यादा प्रदूषित जो शहर बन गया है वो है भिवाड़ी। मतलब जयपुर दूसरे नंबर पर है और भिवाड़ी जो है राजस्थान में वो फर्स्ट नंबर पे आ गया है प्रदूषित शहरों की लिस्ट में। तो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया था, उसके तहत ये बताया गया है कि भिवाड़ी राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है राजस्थान का। उसके बाद जयपुर का नंबर है। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें सामने आती हैं निकल करके बार बार, जो रिपोर्ट्स सामने आती हैं। तो एनवायरनमेंट संबंधी न्यूज़ है ये एक। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे। तो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो है, इस प्रकार के कई सारे और हाईवे हैं। ये बताया जा रहा है देश में 23 इस प्रकार के हाईवे बनाए जा रहे हैं। तो ये जो हाईवे है इसका संबंध राजस्थान से क्यों है, क्योंकि अमृतसर, पचपदरा और जामनगर, इन तीनों को जोड़ेगा ये इस प्रकार का एक डेडिकेटेड हाईवे बनाया जा रहा है ये, जो कि मतलब मोस्टली इस प्रकार के जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब जो अपने फ्यूल्स के इस प्रकार के, तो मतलब जो औद्योगिक गतिविधियों को बूस्ट देगा एक प्रकार से, तो उसको ये डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पे राजस्थान की रिफाइनरी को बताया जा रहा है रेल के साथ साथ अब रोड से भी जोड़ा जाएगा। तो मतलब जो हमारा कच्चा तेल है उसको रिफाइन करने के बाद कहीं और पहुँचाना है, तो स्पीडली मतलब चीज़ें हो सकेंगी, औद्योगिक जो गतिविधियां तेज हो सकेंगी इसके साथ साथ, क्योंकि रेल से भी कनेक्ट कर दिया है और रोड से भी कनेक्ट करने की बात की जा रही है। तो चीज़ें बहुत फास्ट वे में जाएंगी आगे। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा भारत की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे के बारे में आपको पता होना चाहिए। अमृतसर, पचपदरा और जामनगर से होकर ये गुजरेगा। तो पचपदरा में आपको बताया बाड़मेर में रिफाइनरी जो हम लगा रहे हैं इंपॉर्टेंट है। मेरे को एक क्वेश्चन है आपसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो हम रिफाइनरी लगा रहे हैं उसमें गवर्नमेंट का और एक और उसमें पार्टनर है गवर्नमेंट का, तो उनका कितना कितना शेयर है, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वो दूसरा पार्टनर का नाम बताइए और इन दोनों का कितना कितना शेयर है इस रिफाइनरी को लगाने में, वो भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आप याद रखिएगा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया जा रहा है इसका नाम है अमृतसर, पचपदरा, जामनगर। तो इस प्रकार से इन तीनों को कनेक्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, पता होना चाहिए इसके बारे में आपको। पेज नंबर 5 में बात की जा रही है, ये क्या बात की जा रही है, दुधारू जो पशु होते हैं, आप देखे होंगे गांव में जो दूध देने का काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये उनकी कान जो ईयर जो होता है वहाँ पे टैगिंग की जाती है। इस प्रकार से देख सकते हैं, नंबर डला हुआ है यहाँ पे ये।
तो ये एक डिजिटल एक प्रकार से चीज़ें कनेक्टेड होती हैं यहाँ पे। तो इनाफ एक प्रोग्राम है, एक प्रोजेक्ट है। इसमें क्या किया जाता है कि पशुओं का इस प्रकार से जो टैगिंग की जाती है तो यहाँ पर से पंजीकरण हो जाता है इनका। ये पंजीकरण डिजिटली होता है। इसके तहत पशु का पंजीकरण होता है, उसमें उसको 12 अंक का एक नंबर जारी होता है। जैसे कि अपना UIDAI जो है वहाँ पर भी 12 अंक है, आपको पता होगा। आधार जो है आपका आधार, वहाँ पर भी 12 अंक का एक नंबर मिलता है आपको, वो आपको UIDAI नंबर है। इसी प्रकार से इनाफ के तहत ये पंजीकरण होता है और डिजिटल फॉर्म में वहाँ पे दर्ज हो जाता है कि ये 12 अंक का नंबर इस पर्टिकुलर पशु को अलॉट किया गया है। तो ये होती है उनके कान के ऊपर यहाँ पे एक टैगिंग की जाती है, देख सकते हैं नंबर भी लिखा हुआ है कुछ यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पशु है जब से टैगिंग इसकी हुई है तो उसके बाद जितनी भी गतिविधियां हैं इसकी, उसके संबंध में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे होती है डिजिटल फॉर्म में। तो मतलब यदि कोई पशु है उसकी आज टैगिंग हुई है, 3 साल बाद उसमें जो भी चीज़ें आई हैं उसको लेकर के, कभी तबीयत खराब हुई है, कभी कुछ हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसकी फीड होती है। और जब वो 2022 में 23 में जब कोई ऐसी प्रॉब्लम और आती है तो वहाँ पर इसके लिए एक रेफरेंस के तौर पे पुराना डेटा मिल जाता है कि क्या क्या चीज़ें रही हैं, इसकी एक हिस्ट्री जैसी मिल जाती है उसको। तो ये सारी की सारी घटनाएं इसमें संबंधित रहती हैं। तो इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या होती है ये जो इनकी टैगिंग की जाती है पशुओं की। इनाफ के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर ये 12 अंकों का एक नंबर भी जारी किया जाता है इनको। ये न्यूज़ है, मैंने कल भी बात की थी कि राजनीति में जो अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है उसको लेकर के फिर से यहाँ पर एक एडिटोरियल बात की गई है। मैंने बताया था कल आपको 34% वर्तमान में जो सांसद है हमारे, उन पर कहीं ना कहीं आरोप चल रहे हैं, उन पर मतलब अपराधीकरण के आरोप चल रहे हैं, जो कि अभी वर्तमान में सांसद है हमारे। तो इस प्रकार की बात भी बताई गई थी कोई डेटा को लेकर के। तो मैंने आपको बताया था यदि आप कोई सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कुछ पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं कि इस प्रकार राजनीति में ये अपराधीकरण इसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बता रहे हैं कि जैसे पार्टियां अपने पास जो है कि इंटरनली कुछ समितियां बना सकती हैं इसको रोकने के लिए। पार्टी उनको टिकट नहीं दें, इस प्रकार के जो दागी लोग हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थापना होनी चाहिए जिससे कि जल्दी उनकी सुनवाई हो सके, उनको सजा निर्धारित की जा सके। तो कई सारे अहम बिंदु हो सकते हैं। तो अगर आप ये प्रयास भी करना चाहते हैं कि आप मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण को रोकने को लेकर आप क्या क्या सजेशन, क्या क्या पॉइंट दे सकते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आप कम से कम 5 पॉइंट तो दीजिए आप मेरे को। यदि आप चाहते हैं RS मेंस की तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप मुझे 5 पॉइंट्स दीजिए कि राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास हो सकते हैं। आप देखिए अपने अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें और हैं, यहाँ से भी आप कुछ फैक्ट ले सकते हैं। तो आप 5 पॉइंट जरूर दीजिए वहाँ पे मुझे, देखते हैं क्या लोग बताते हैं मेरे को, क्या क्या आप लोग बताते हो। तो उसके ऊपर फिर विचार करेंगे आगे। फिर हम पेज नंबर 8 बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने की बात की गई थी। ये बात की गई थी कि ये जो अर्थव्यवस्था है हम इसे 2024 तक $5 ट्रिलियन की बना देंगे। लेकिन अब कोविड-19 आ गया, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, मतलब नेगेटिव चलेगी हमारी ग्रोथ। तो अब बता रहे हैं कि ये 2027 तक इस प्रकार से हो पाएगा कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। भारत अग्रसर है, टॉप 5 इकोनॉमी आने को शामिल है भारत। अभी वर्तमान में जो भारत की स्थिति है वो दुनिया के अंदर 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की। 5 जो अर्थव्यवस्थाएं से पहले की आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नाम बताइए उनके, क्या नाम है उनके। तो भारत पूरे के पूरे प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द हम टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो जाए दुनिया की। तो उसके लिए भारत प्रयासरत है, लेकिन कोविड-19 के कारण ये नहीं हो पाया। तो आपको इसका टारगेट पता होना चाहिए कि वो टारगेट क्या था। तो वो था 2024, भारत का जो टारगेट था कि 2024 तक हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करना है। तो कहीं आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी देखने को मिल जाएगा 2024 और डैश ला के आपको 25 भी लग जाएगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर की बात भी हो जाती है। तो 2024 उनका लक्ष्य था कि हमको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्राप्त करनी है। 2025 भी आपको कहीं पर देखा जा सकता, मतलब देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर की बात चलती है। तो ये आपको इनका लक्ष्य भी पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। ये क्या बात की जा रही है कि कई देशों में क्या हो रहा है, भारत से 15% तक सस्ता सोना है। अब होता क्या है कि भारत से 15% सस्ता जब सोना है कई सारे देशों में, तो इससे बढ़ती है तस्करी। तस्करी आप जानते हैं कि दूसरे देशों से गलत तरीके से भारत में सोना आयात किया जाता है और फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमाया जाता है उनको लेकर के। भारत में वर्तमान में सोने की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकार कई सारे चीज़ें लेके आती है समय समय पर। इससे संबंधी एक रूल है, गवर्नमेंट लेके आई थी 80-20 का नियम। अगर आप में से कोई जानता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि क्या है 80-20 का नियम, जो कि सोने का जो आयात था, बहुत ज़्यादा आयात हो रहा था एक समय पर, उसको रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए गवर्नमेंट 80-20 का एक नियम लेके आई थी।
तो वो नियम क्या है उसके बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये कुछ घटनाक्रम है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सोने का क्या काम चल रहा है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। सोना मैंने आपको बता चुका हूँ हाईली लिक्विड एसेट्स है, जैसे कि अपना करेंसी होता है ना भारत में, अपना रुपया नोट है जो है वो हाईली लिक्विड है, आप जाइए कुछ भी परचेज कर सकते हो। इसी प्रकार से सोना आपका हाईली लिक्विड है। फॉरेक्स रिजर्व मैंने आपको बताया था, उसकी कॉम्पोजिशन में सोना एक पार्ट है, उसमें गोल्ड एक पार्ट है, उसको भी रखा जाता है। इसीलिए रखा जाता है कि इसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है इसकी, कि आप कभी भी इसको लिक्विफाई करा सकते हैं। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बताया जाए गूगल क्रोम ओएस पर दे रहा है डार्क मोड। तो गूगल क्रोम बात कर रहा है ओएस पर डार्क मोड दे रहा है। ये क्यों कर रहा है वो? ये इसलिए किया जा रहा है कि आंखों के तनाव को कम करने के लिए सामान्यतः पठनीय कारण अधिक मांग से इस प्रकार का काम किया जा रहा है कि वो डार्क मोड दे रहा है गूगल क्रोम ओएस पे। ये ओएस इसका नया वर्जन है ये। तो आपसे मेरा एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को कि गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है या फिर सर्च इंजन है। ये मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि गूगल क्रोम क्या है। तो ये इसमें बात की जा रही है कि इसको डार्क मोड दे रहा है वो, ताकि लोगों की आंखों पर प्रेशर ना पड़े, लोग तनाव में ना आए, इस प्रकार का ये काम कर रहा है गूगल। इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे को प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, आपने सुना होगा नीरव मोदी के बारे में, बहुत ही फेमस केस रहा है नीरव मोदी का। 14,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया था। तो ये जो घोटाला किया था पीएनबी बैंक के साथ और कुछ एक दो और छोटे मोटे बैंक थे उनके साथ मिलकर किया था, लेकिन मेजर जो पार्ट था वो पीएनबी का था इसमें। तो आपने सुना होगा ये केस। अब हुआ क्या था इस केस में, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि इनकी याचिका है 7वीं बार खारिज कर दी है। लंदन के अंदर ये अपनी एक अर्जी लगा रहे थे कि मतलब मुझे जमानत मिल जाए, जो भी इन पे आरोप लगाए गए हैं, जो भी इनके ऊपर केसेज हैं, तो वहाँ पे 7वीं बार खारिज कर दी गई है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आपने सुना होगा कभी भी कि विदेश से कुछ पैसे मंगाने हैं तो भाई आप अपना स्विफ्ट कोड दे दीजिए। आप किसी से पूछते हैं कि स्विफ्ट कोड दे दीजिए, मैं आपको विदेश में पैसे भेज दूंगा। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको एक आइडिया होना चाहिए क्या होता है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इंटर बैंक कैसे कि एक देश की बैंक दूसरे देश की बैंक को भेज रहा है, तो ये हो गया इंटर बैंक। फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और टेलीकम्युनिकेशन आपको पता ही है कि हम मतलब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीज़ें जा रही हैं, तो वो हो जाता है टेलीकम्युनिकेशन। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एक दूसरी टर्म आती है एलओयू। एलओयू को मैं बताऊंगा क्या है ये, इसका समझ लीजिए मतलब लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इस मैटर जो है, ये जो नीरव मोदी वाला केस है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है एलओयू का। तो क्या होता है कि मुंबई की एक ब्रांच है पीएनबी की, यहाँ पे नीरव मोदी हीरे के व्यापारी हैं और ये कई सारे देशों से अपने काम करते हैं ये। तो नीरव मोदी इस पीएनबी वाली जो ब्रांच है, जो बैंक है ये, तो यहाँ पे जाते हैं और इस बैंक से अपना एक एलओयू इशू करा लेते हैं। ये एलओयू क्या होता है, ये गारंटी देता है कि ये जो नीरव मोदी है, ये नीरव मोदी के पैसे एक तरीके से ये बैंक देगा किसी भी बैंक को। अब ये किन किन केसों में होता है, ये लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है नीरव मोदी को दे दिया जाएगा। इसके ब्याह पे जो कुछ भी परचेज कर सकते हैं देशों से, या फिर किसी भी विदेशी बैंक, विदेश में जो बैंक हैं जहाँ पे कि पीएनबी की शाखा नहीं है, कोई और बैंक है, तो उनको भी ये लेटर इशू किया जा सकता है। मतलब पीएनबी गारंटी दे रहा है कि मैं ये आपको पैसे दूंगा। नीरव मोदी चाहते हैं आपसे जितना भी आप उनको दे दीजिए, 10 करोड़ चाहिए 10 करोड़ दे दीजिए, 1000 चाहिए 1000 करोड़ दे दीजिए। तो ये पीएनबी यहाँ पे गारंटर बन गए। नीरव मोदी ने अच्छा खासा पैसा ले लिया विदेश में जाकर के और अपने कारोबार को बढ़ाना और चालू कर दिया, मतलब कि एक प्रकार से गलत तरीके से। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये डिफॉल्ट कर जाते हैं बाद में जाकर नीरव मोदी कि भाई मैं तो दिवालिया हो गया, भारत से भाग गए छोड़ करके सारा कुछ अपना। तो पीएनबी के पास क्या आ जाती है, पीएनबी के पास फिर लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है बहुत बड़ी, एनपीए बन जाता है उसका, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये पीएनबी के लिए बड़ी ही एक बड़ा स्कैम, मतलब एक बड़ा सेटबैक हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हो जाना किसी बैंक के लिए। तो कहीं ना कहीं ये इसमें मिली भगत रही थी कुछ कर्मचारियों की, कुछ हाई ऑफिशियल्स की, इसीलिए एलओयू इनको जारी किया गया और जिसका फायदा नीरव मोदी ने उठाया। तो उसको लेकर के ये केस चल रहा है। तो इसका बेसिक आइडिया आपको एक होना चाहिए कि एलओयू क्या होता है, यानी कि लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एक प्रकार से गारंटी होती है जो कि बैंक के द्वारा दी जाती है। पेज नंबर से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है फिलीपींस की। तो फिलीपींस में अभी एक तूफान आया है, इस तूफान का नाम है मोलावे। तो इसने बहुत ज़्यादा बर्बादी कर दी है, इसको टाइफून बोला जाता है वहाँ पे। टाइफून मोलावे आया है तो बर्बादी कर दी इसने। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। एक प्रश्न है मेरा आपसे, उत्तर जरूर दीजिएगा। मनीला में एक इंपॉर्टेंट बैंक है, उसका हेडक्वार्टर है मनीला में। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए उस बैंक का नाम क्या है। अब देख लेते हैं हम, एक पैरासल आइलैंड है, एक स्पार्टले द्वीप है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा मैं भी। और लुजोन एवं मिंडोरो एक द्वीप है। तो इनके बारे में आपको बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है ये।
तो ये यहाँ पर इसकी न्यूज़ ये कवर की गई है। अब हम देखते हैं इसका मैप। तो ये है फिलीपींस, कई सारे द्वीपों से मिलकर के बना है, ये देख सकते हैं कई सारे द्वीप हैं यहाँ पे। सुलू सी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा आइडिया होना चाहिए सुलू सी के बारे में। अब मैं आपसे बात कर रहा था, ये है आपका पूरा का पूरा साउथ चाइना सी वाला एरिया बोला जाता है। यहाँ पर है ये पैरासल आइलैंड और स्पार्टले आइलैंड, बहुत ज़्यादा विवादित रहते हैं। ये फिलीपींस के आइलैंड है। चाइना बोलता है कि ये मेरे आइलैंड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल निकाला जाता है, एनर्जी हाउस बोल सकते हैं आप इन्हें। तो चाइना दावेदारी करता है कि दोनों को दोनों मेरे हैं, लेकिन ये फिलीपींस के आइलैंड है, पैरासल और स्पार्टले आइलैंड। तो इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो फिलीपींस है उसकी राजधानी किस द्वीप पर है, तो ये है लुजोन द्वीप। लुजोन द्वीप पे फिलीपींस की राजधानी है मनीला, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये मिंडारो जो द्वीप है, यहाँ पर ये तूफान आया है जो मैं आपको बताया अभी। ये जो तूफान है मुलावे जो टाइफून है, ये आया है यहाँ पे इस वाले द्वीप पे मिंडारो, यहाँ पे है ये लुजोन के साउथ में मिंडारो द्वीप। तो यहाँ पर ये तूफान आया है, तो इसका एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। और फिलीपींस की कैपिटल जो है वो लुजोन पे है, पैरासल आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड, इनके बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। आपने एक और नाम सुना होगा मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त जो समुद्र पे सबसे जो नीची जगह है, गहरी जगह है, वो मैरियाना गर्त पैसिफिक ओशियन में है, ये फिलीपींस के पास में है। आप मेरे को बताइए कितनी गहरी जगह है, वो कितनी गहरी जगह है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैरियाना गर्त, ये मेरा आपसे प्रश्न है। यहाँ पर पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। ये बात की जा रही है पोप ने 13 नए कार्डिनल के नाम घोषित किए हैं अभी पोप ने, राइट। पोप मतलब सबसे बड़ी पोस्ट होती है एक प्रकार से, जैसे कि भारत में देखें हिंदू धर्म में महामंडलेश्वर इस प्रकार से होते हैं, पुजारी, फिर नीचे इसी प्रकार से और छोटे छोटे पोस्ट चलती रहती हैं। तो इसी प्रकार से जो कैथोलिक हैं उनमें भी इस प्रकार से कुछ पोस्ट दी जाती हैं, धार्मिक जो क्षेत्र है उस फील्ड में। तो यहाँ पर पोप ने 13 नए कार्डिनल घोषित किए हैं। तो आप देख सकते हैं ये इनकी सीरीज चलती है, इनके बारे में बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि जब वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनके बारे में जिक्र आएगा। तो आपको बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि पोप क्या होता है, कार्डिनल क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो हेड होता है वो होता है द पोप, ये सबसे बड़ी घोषणाएं करता है जो कि आगे लागू होती हैं। उसके बाद होते हैं कार्डिनल्स जो कि अभी नए 13 बनाए गए हैं। फिर होता है आर्कबाइशप, और उसके बाद ये आर्कबाइशप हो गए। उनके बाद होता है बाइशप, बिशप जो होता है हम बोलते हैं उसे। उसके बाद होता है प्रीस्ट। प्रीस्ट क्या होता है कि छोटी छोटी चर्च पे आपको जो व्यक्ति मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रीस्ट। जैसे कि मंदिरों में आपको मिलते हैं पुजारी, भारत में जो छोटे छोटे मंदिर पुजारी होते हैं ना, उसी प्रकार से ये जो प्रीस्ट होते हैं, छोटी छोटी चर्च होते हैं, वहाँ पे आपको प्रीस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये चार्ट के माध्यम से आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि कौन ऊपर होता है सबसे, कौन कहाँ पे किस किस पोजीशन पे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता लगती हैं इसके थ्रू। तो पेज नंबर 10 पे एक और न्यूज़ है यहाँ पे अभी। ये क्या बात की जा रही है, देश की पहली सी प्लेन सेवा, इंपॉर्टेंट है, देश की पहली सी प्लेन सेवा साबरमती से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच शुरू की गई है। तो यहाँ पे 45 मिनट में सफर तय हो जाएगा। ये जो सी प्लेन है हमने मालदीव से परचेज किया है ये, और पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा ये अभी। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ शुरू की गई है, साबरमती से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच में शुरू की गई है सी प्लेन की सेवा। भारत के अंदर पहली ये इस प्रकार की सेवा शुरू की गई है। तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बन जाती इसीलिए चीज़ें। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। और यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ धन्यवाद।